हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम वॉर ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ेंगे जो 1757 में हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। प्लासी का युद्ध। समय था 23 जून 1757। स्थान था मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर प्लासी नामक एक जगह। युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में और जीते थे रॉबर्ट क्लाइव। मैप में देखिए, ये है मुर्शिदाबाद, इसके दक्षिण में देखें ये है प्लासी या पलाशी। प्लासी का असली नाम प्लाशी ही है। मुर्शिदाबाद बंगाल में ये जगह स्थित है। ये नाम एक पलाश के फूल के नाम के ऊपर पड़ा है। ये है लाल रंग के जो फूल हैं, ये पलाश के फूल कहलाते हैं, रेड कलर के। इनका उपयोग गुलाल बनाने में किया जाता था। ये फूल वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में उगते थे, इसलिए उस जगह को पलाशी या एंग्लिसाइज वर्जन कहा जाए तो प्लासी कहा जाता था। युद्ध की पृष्ठभूमि, युद्ध होने के पीछे क्या कारण रहे थे। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखशियार ने अंग्रेज़ों को शाही फरमान में बहुमूल्य विशेष अधिकार दिए थे। फरमान क्या होता है? फरमान शासक द्वारा लिखे गए नियम या कानून का एक लिस्ट होती है। तो इस फरमान में क्या क्या कहा गया? कंपनी बिना कर चुकाए बंगाल में कहीं भी व्यापार कर सकती है, ये पहला था। दूसरा था माल की आवाजाही के लिए पास या दस्तक का जारी करने का अधिकार कंपनी को दे दिया गया था। मतलब कंपनी के अधिकारी एक दस्तक या एक पास जारी करते थे, जिसे दिखाकर कंपनी का जितना भी व्यापार होता था वो फ्री ऑफ टैक्स होता था। कहीं भी उनको रास्ते में टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं थी पूरे बंगाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों को हराकर खुद को शक्तिशाली महसूस कर रही थी। फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ही भारत में व्यापार कर रहे थे उस वक्त, और दोनों का ही व्यापार अपने चरम पर था, बहुत अच्छी कंडीशन में था। तो साउथ इंडिया में, इंडिया के दक्षिण भाग में फ्रांसीसियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कई युद्ध हुए। व्यापार के कंपटीशन को लेकर कई बार युद्ध हुए। तो वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी हर बार। ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात का एक कॉन्फिडेंस आ गया था उनके अंदर कि हम फ्रांसीसियों को हरा सकते हैं, तो नवाब से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको डर था कि फ्रांसीसी, जो कि चंद्रनगर या चंदन नगर में बंगाल में उनका एक किला था फ्रांसीसियों का, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि वहाँ जो दक्षिण में युद्ध चल रहा है, कहीं उसकी वजह से यहाँ जो फ्रांसीसियों का किला है कहीं वो हम पर हमला ना कर दें। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपने सारे किलों की किलेबंदी कर रही थी, उसमें सैनिक तैनात कर रही थी और उसमें हथियार स्टोर कर रही थी। ये बात सिराजुद्दौला को, नवाब को, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। टैक्स माफ़ होने से क्या हानि पहुंच रही थी भारत को? देखिए, टैक्स माफ़ होने से बंगाल सरकार को राजस्व की हानि हो रही थी। यानी जितना टैक्स या जितना राजस्व बंगाल के ख़जाने में जमा होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा था, बल्कि अंग्रेज़ तो दस्तक का यूज़ करके अपने निजी या पर्सनल व्यापार को भी टैक्स फ्री करवा लिया करते थे। इससे भारत को डबल हानि हो रही थी, बंगाल को। दूसरा था, भारतीय व्यापारियों को कर भरना पड़ता था। जो टैक्स अंग्रेज़ों को माफ़ था वो टैक्स भारतीयों को माफ़ नहीं था। इसका मतलब भारत के जो व्यापारी थे वो टैक्स भरा करते थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके व्यापारी फ्री ऑफ टैक्स अपना व्यापार चला रहे थे। तो भारतीयों का जो व्यापार था वो उससे घाटे में बहुत ज़्यादा जा रहा था। 20 जून 1756 को जब नवाब सिराजुद्दौला अपनी गद्दी पर बैठे, नवाब ने अंग्रेज़ों को टैक्स चुकाने और किलेबंदी न करने का आदेश दिया। नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि मुगलों द्वारा आपको जो भी फरमान मिला है हम उसे नहीं मानते हैं, आपको पहले की तरह ही टैक्स चुकाना पड़ेगा जैसे कि पहले चुकाया जाता था। परंतु अंग्रेज़ ना तो टैक्स देते थे और नवाब के अधिकारियों का और नवाब का अपमान किया करते थे। मतलब मैंने बताया ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया था फ्रांसीसियों को हराने के बाद। उन्हें लग रहा था कि अब नवाब की बात मानने की भी या इनसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कई बार नवाब को लिखी गई ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लेटर होते थे, ऑफिशियल लेटर, उसमें भी नवाब को बहुत ही अपमानजनक भाषा में उनसे बात की जाती थी। ये बात भी नवाब को बिल्कुल पसंद नहीं थी और ये भी एक रीज़न था अंग्रेज़ों के खिलाफ नवाब के गुस्से का। फिर 30,000 सैनिकों की फौज लेकर नवाब सिराजुद्दौला कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया उन्होंने। उसके बाद वो बड़े कलकत्ता की फैक्ट्री पर, जो जिसकी किलेबंदी चल रही थी, और उस फैक्ट्री या किले का नाम था फोर्ट विलियम। इसी फोर्ट विलियम में हुई थी काल कोठरी की घटना,
जो कि इतिहास में फेमस है। देखिए इस घटना में हुआ क्या था। इस घटना में नवाब सिराजुद्दौला ने को फोर्ट विलियम पे हमला करने के बाद वहाँ के 146 अंग्रेज़ों को गिरफ्तार करके एक कोठरी में बंद कर दिया था अपने गुस्से के चलते, जिसमें औरतें और बच्चे भी थे, जिनमें से दम घुटने के कारण 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी और इस घटना को काल कोठरी की घटना कहा जाता है। इस हमले में, इस आक्रमण में कुछ अंग्रेज़ भागकर जिन्होंने फुल्टा में शरण ली थी, फुल्टा एक पोर्ट है, जहाँ पोर्ट नाम की एक जगह है फुल्टा, वहाँ से दक्षिण से वहाँ से फुल्टा पहुंचकर उन अंग्रेज़ों ने दक्षिण से मदद मांगी। दक्षिण में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ से एडमिरल वॉटसन और रॉबर्ट क्लाइव की एक सेना जो है भारत बंगाल की तरफ रवाना हुई। अब रॉबर्ट क्लाइव को ये तो अंदाज़ा था कि सिर्फ सेना के बल पर ही जीता नहीं जा सकता है ये युद्ध, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला के पास बड़ी सेना है, उनसे ज़्यादा बड़ी सेना है। तब उसने क्या सोचा, उसने सोचा क्यों ना मीर जाफ़र को अपनी तरफ मिला लिया जाए। मीर जाफ़र जो था वो नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। तो क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा। उसने पहले ये पता लगवाया कि कौन कौन लोग हैं जो इसमें रिश्वत लेके मेरे साथ मिल सकते हैं। तो पता लगा कि मीर जाफ़र नवाब बनने का इच्छुक है और उसे अपनी तरफ आसानी से मिलाया भी जा सकता है। मीर जाफ़र के साथ साथ राय दुर्लभ और भी कई नाम हैं, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। देखिए पहले है मीर जाफ़र जो सेनापति थे, मानिकचंद कोलकाता के अधिकारी थे, अमीचंद एक धनी व्यापारी थे, जगत सेठ जो बंगाल के सबसे बड़े बैंकर थे वो, आज़म खान नवाब की सेना का एक बड़ा हिस्सा आज़म खान संभालते थे। अब देखिए आप सेना के ही जो सेनापति हैं और उपसेनापति हैं और वो सारे मिल जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव से, तो इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को तो हारना ही था। प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ, हारे सिराजुद्दौला। उसके बाद क्या हुआ, मीर जाफ़र के बेटे मीरान के हाथों सिराजुद्दौला की मृत्यु हुई। कंपनी को अब मीर जाफ़र को जब नवाब बना दिया कंपनी ने, तो कंपनी को बदले में गिफ्ट्स तो मिलना ही थे, बदले में जो कंपनी चाह रही थी वो तो उसे करवाना ही था। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुफ्त या मुक्त व्यापार करने का निर्विवाद अधिकार मिल गया। यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल के साथ साथ अब बिहार और उड़ीसा में भी व्यापार करने का अधिकार कंपनी को मिल गया था। साथ ही साथ कोलकाता के 24 परगना की जमींदारी मिली, 24 परगना की जमींदारी का मतलब वहाँ से टैक्स वसूली या रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम था वो मिल गया अब रॉबर्ट क्लाइव को या कंपनी को। आपने पिछले वीडियो में देखा ही था, मैंने आपको बताया था दीवानी अधिकार मिलने के बाद रॉबर्ट क्लाइव की संपत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो वो दीवानी अधिकार उन्हें यहीं से मिले थे। तीसरा है हर्जाने के तौर पर, यानी युद्ध में जो हर्जाना हुआ, जो नुकसान हुआ, उसके हर्जाने के तौर पर मीर जाफ़र ने कंपनी को 1,77,00,000 रुपए दिए और साथ ही रॉबर्ट क्लाइव को 20 लाख रुपए की नगद रिश्वत अलग से दी। तो हम ये देख रहे हैं इस वीडियो में कि कैसे कंपनी जो यहाँ व्यापार करने आई थी उसने युद्ध लड़ा, और ये युद्ध एक भारत के इतिहास में अंग्रेज़ों का राजनीतिक वर्चस्व बनाने में ये युद्ध बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट साबित हुआ। इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, जिसको हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इन शुरुआत के कई युद्धों के बाद जो था ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गई और एज एक पॉलिटिकल कंट्रोल उसने कर लिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर लिया था भारत के ऊपर। अब आप लोग कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, जो कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ रखा है उसके हिसाब से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया था वो किस समिति की सिफारिश पर आया था। दूसरा क्वेश्चन है संचालक समिति के सदस्यों में की संख्या कितनी थी उस वक्त जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ये 2 क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड स्टडी हार्ड।